क्या हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं? क्या हमारे दिमाग कॉस्मोस की पेचीदगी और भव्यता को समझने के लायक हैं? इन सवालों के जवाब हमारे पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग भी ब्रह्मांड की तरह ही एक पहेली है। हमें लगता है कि हमारे दिमाग में मौजूद प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या 1000 गैलेक्सीज में मौजूद तमाम तारों जितनी है, कम से कम 1000 खरब। और हो सकता है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स की असली संख्या 10 गुना ज्यादा हो। हम एक दिमाग के अंदर हैं और ये मान लेते हैं कि इसके अंदर कैटेगरी 5 के किसी हरिकेन की तरह केमिकल और इलेक्ट्रिकल ताकतें सक्रिय हैं। एक भयानक तूफान अचानक आ जाता है और जबरदस्त अफरा तफरी फैल जाती है। लेकिन इस तूफान से इस छोटे से ब्रह्मांड की फितरत से जुड़े पहले सुराग भी मिलते हैं। हम एजियन सी में मौजूद कॉस आइलैंड लौट रहे हैं, अतीत में 2500 साल पहले। ये कहानी है विचार के इतिहास में आए एक बड़े बदलाव की। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की गई थी। मान लीजिए आपकी सिर्फ एक संतान है और आपका बच्चा जो कमाल की बातें करता है वो आपके दोस्तों को लुभाती भी है, प्रभावित भी करती है, लेकिन एक गड़बड़ है। इसके दिमाग के अंदर एक तूफान घुमड़ रहा है। मेरे बेटे, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी। तो इलाज करने का ग्रीस में 2500 साल पहले यही तरीका था। लोग सोचते थे कि किसी देवी देवता के नाम बलि चढ़ाने पर उससे मिर्गी के दौरे का इलाज बड़ी आसानी से हो जाएगा। जब ग्रीक और दूसरी संस्कृतियों के लोग ऐसी बलियां देते तो कुछ लोग ठीक हो भी जाते थे, क्योंकि एक समय बाद बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है और इम्यून सिस्टम भी मदद करता है। लेकिन मरीजों और उनके प्रियजनों को लगता कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न हो गए हैं, और अगर मरीज मर जाता तो मान लिया जाता था कि देवता नाराज हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। ये सोच इंसान की उस ताकत और कमजोरी का नतीजा थी जिसे हम लोग कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन। इस मामले में फॉल्स पैटर्न रिकग्निशन। मिर्गी का दौरा देवताओं के गुस्से की देन है। ये बात दरअसल ऐसे किसी हादसे से जुड़े भ्रम और उस सोच का नतीजा है जो लाचार होने पर लोगों के दिमाग पर हावी हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि प्राचीन ग्रीक वासी उपचार के लिए पौधों और खनिजों का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, लेकिन मिर्गी जैसे रहस्यमय रोग के इलाज के लिए अगरबत्ती जलाकर वो तो बस प्रार्थना ही करते थे। इस बीमारी का दिमाग से संबंध है, उन्हें ये पता भी नहीं था। और उसके बाद आए हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस नहीं मानते थे कि रोग और चोट देवताओं के गुस्से का नतीजा है। उन्होंने लिखा, डॉक्टर को मरीज के पूरे शरीर, उसकी खुराक और माहौल की जांच करनी चाहिए। सबसे अच्छा डॉक्टर वो है जो बीमारी होने ही ना दे। हर चीज के पीछे एक कुदरती वजह होती है। इस सोच के कारण उन्हें नाम मिला फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेटिस ने डॉक्टरों के लिए एक शपथ की शुरुआत की थी। ये शपथ जो 3री सदी ईसा पूर्व की है, ये आज भी दुनिया भर के डॉक्टरों द्वारा अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ली जाती है। और हिपोक्रेटिस उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने दिमाग को चेतना का केंद्र बताया। यकीन करना मुश्किल है, पर कभी ये बिल्कुल अनोखा कॉन्सेप्ट था। तब तक ये माना जाता था कि हमारी सोच का संबंध हमारे दिल से है, और शायद यहीं पर उन्होंने साइंस के इतिहास में एक बहुत बड़ी और अहम भविष्यवाणी की। हिपोक्रेटिस समझ गए थे कि वो और उनके समकालीन डॉक्टर मिर्गी की बीमारी को पवित्र रोग कहा करते थे, क्योंकि वो इसके शारीरिक कारण को समझ नहीं पाए थे। वो लिखते हैं, जब समझ जाएंगे तब इसे दैवीय रोग नहीं मानेंगे।
देवता उस बच्चे पर नाराज नहीं थे। दरअसल अगर कोई गड़बड़ी थी तो वो थी उसके दिमाग के अंदर। जब तक इस बात को देवताओं का गुस्सा माना जाता रहता, ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि उसकी मदद हो सके या फिर किसी और की। फिर भी हजारों साल बीत गए और दिमाग एक रहस्य बना रहा। 420 ईसा पूर्व और 19वीं सदी के बीच कॉस्मोस के प्रति हमारी समझ में काफी हद तक इजाफा हुआ। हमने प्रकाश की रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की और ये जाना कि सूरज तारों की एक बड़ी आकाशगंगा का हिस्सा है। लेकिन फिर भी हिप्पोक्रेटिस के 2300 साल बाद हम अपने शरीर के उस हिस्से के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए जिसने ये अद्भुत खोजें करने का काम किया था, यानी हमारा दिमाग। वैसे हम ये कह सकते हैं कि हमें कम मालूम था। दिमाग का अध्ययन फ्रेनोलॉजी नाम के एक चक्रव्यूह में फंस गया था, जिसके मुताबिक किसी शख्स के सर के आकार से उसकी अक्लमंदी और भरोसेमंद होने का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके बाद तो सर नापने का जैसे जुनून छा गया और भाषाओं से जुड़ी खूबी वाला हिस्सा था चीक बोन के ऊपर, तो वहीं वैवाहिक वफादारी बताने वाला हिस्सा था कानों के पीछे। यूरोपियन फ्रेनोलॉजिस्ट्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यूरोप के लोगों का दिमाग तो दुनिया में सबसे अच्छा होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। इंसानी दिमाग और मस्तिष्क के बीच के संबंध के सिलसिले में सबसे पहला गंभीर शोध हुआ था सन 1861 फ्रांस में, और यहाँ पर भी मिर्गी ने एक अहम रोल निभाया। उस दौर में बिसेत्रे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल पेरिस का एक आधुनिक अस्पताल था और वहां के डॉक्टरों में से एक थे सर्जन पॉल ब्रोका, जिन्हें अपने मरीजों के खास अंदाज वाले इलाज के लिए काफी सराहा जाता था। मरीज का नाम था लुई लिबॉर्न, लेकिन सब लोग उसे कहते थे टैन, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद से वो सिर्फ यही शब्द बोल पाता था। अब उसकी उम्र थी 51। टैन को बचपन से ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वो बिसेत्रे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में ही भर्ती था, क्योंकि वो टैन शब्द के अलावा और कुछ बोल ही नहीं पाता था। अब बेचारा टैन दम तोड़ रहा था। उसका दायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था, गैंग्रीन की शुरुआत हो चुकी थी। टैन की हालत खराब होने से पहले ब्रोका का यह अनुमान था कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से बोलने और याददाश्त की काबिलियत के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ब्रोका दिन गिन रहे इस मरीज के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, इस उम्मीद में कि पता नहीं पोस्टमार्टम से क्या पता चले। पता नहीं कि मिर्गी के कारण टैन के दिमाग को नुकसान पहुंचा या बचपन में कोई चोट लगने की वजह से मिर्गी की शुरुआत हुई और उनकी आवाज छिन गई। लेकिन टैन के इस हश्र के कारण पॉल ब्रोका पहली बार इंसानी दिमाग के उस हिस्से के बारे में जान पाए जो क्षतिग्रस्त था, और उसके खास काम के बारे में भी, यानी भाषाएं इस्तेमाल कर पाना। और उन्हें इनाम क्या मिला? दिमाग के उस हिस्से को आज भी ब्रोकाज एरिया कहा जाता है। पॉल ब्रोका का अपना दिमाग भी एक ऐसे ही जार के अंदर रखा हुआ है, उस एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम के एक स्टोरेज रूम में जिसे वो खुद चलाते थे, जहां लोगों का कत्ल करने वालों के साथ साथ माहिर अपराधियों और दिमागी गड़बड़ियों से ग्रस्त लोगों के मस्तिष्क भी रखे हैं, जिन्हें लेकर 19वीं सदी में लोगों में दिलचस्पी थी। ब्रोका एक ह्यूमनिस्ट थे। उनका कहना था कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स और हमारे बीच दिमाग की बनावट में काफी गहरा संबंध है। उन्होंने अपनी जवानी में फ्री थिंकर्स की एक सोसाइटी बनाई थी और उनका ये मानना था कि सवाल पूछना बहुत ज्यादा मायने रखता है। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इसी सोच को आगे बढ़ाया। लेकिन ब्रोका के दिमाग पर भी समाज में उस समय मौजूद पूर्वाग्रहों ने कुछ असर डाला था। उन्हें लगता था कि पुरुष दिमागी तौर पर महिलाओं से और श्वेत बाकी सबसे बेहतर होते हैं,
बेशक ब्रोका खुद को ह्यूमनिस्ट कहते थे, फिर भी उस समय की विचारधारा ने उनकी ज्ञान हासिल करने की इच्छा पर बहुत बुरा असर डाला था। समाज सबसे अच्छों को भी भ्रष्ट बना देता है। किसी इंसान की इस बात के लिए आलोचना करना ठीक नहीं कि उसने जो ज्ञान अपने जीवन के बाद के दौर में हासिल किया उसे दूसरों के साथ नहीं बांटा। पर ये पूर्वाग्रह उन दिनों इतने आम थे कि वो करते भी क्या। और इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल सा लगता है कि हमारे दौर के कौन से अंदाजों को अगली पीढ़ी माफ कर देने के काबिल मानेगी और कौन से अंदाजों को नहीं। ब्रोका ने पहली बार यह सिद्ध किया कि एनाटॉमी और फंक्शन के बीच फिजिकल कोरिलेशंस होते हैं, पर सोच से जुड़ी कमाल की एनर्जी के बारे में क्या कहा जाए। और हमारे ये सपने किस चीज के बने होते हैं, ये किसी जार में नहीं समा सकते।